इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए थे कि टैक्सॉन क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने थर्ड वीडियो लेक्चर में देखा था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के। तो अब द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का ये फोर्थ वीडियो है और इसमें हम लोग उन कैटेगरीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चूँकि सबसे पहला कैटेगरी हमारा स्पीसीज़ है तो हम लोग स्पीसीज़ से ही शुरू करेंगे। स्पीसीज़, ठीक है। स्पीसीज़ हिंदी में हम लोग प्रजाति या जातियां बोलते हैं। तो स्पीसीज़ को लेकर के बहुत सारी कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। हम लोग उसको एक ऑर्डर में समझेंगे कि चीज़ें कैसे हैं और कैसे हम एक स्पीसीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करें तो टैक्सोनॉमी के रेफरेंस में अगर हम देखेंगे तो स्पीसीज़ को क्या बोलेंगे? इट इज़ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल टैक्सॉन, है ना। ये क्या है? स्मॉलेस्ट फंडामेंटल टैक्सॉन है। दूसरा, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी की जो यूनिट है वो आपकी क्या है? स्पीसीज है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जो टर्म स्पीसीज है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? देखिए, जो टर्म है, टर्म स्पीसीज was given by जॉन रे। जॉन रे ने सबसे पहले स्पीसीज टर्म को डिफाइन किया, ठीक है, और उन्होंने इस टर्म को दिया। अब सवाल उठता है कि स्पीसीज है क्या? देखिए, स्पीसीज को अगर एक सिंपल वे में समझें तो ये एक ग्रुप है ऐसे इंडिविजुअल्स का जो लगभग मॉर्फोलॉजी में और बिहेवियर में एक जैसे हैं। जैसे आप लोगों को देखते होंगे, ठीक है, तो आपको देख के लगता होगा जैसे इंसान है तो सभी इंसानों का बिहेवियर, मॉर्फोलॉजी लगभग एक जैसा होता है। तो आपको लग जाता है हाँ ठीक है ये भी इंसान है। वैसा तो है नहीं कि एक आदमी सड़क पे जा रहा है और बगल में एक गाय जा रही है तो आप बोलेंगे ये दो इंसान जा रहे हैं, क्योंकि उसकी मॉर्फोलॉजी उस इंसान से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी है। हर प्लांट्स की, जैसे मैंगो का प्लांट है तो मैंगो के प्लांट का अपना एक अलग अपीयरेंस है, एक अलग मॉर्फोलॉजी है, उसका अपना एक अलग इकोसिस्टम है, ठीक है। उसी तरीके से बनाना का प्लांट है वो अलग है, पीपल का प्लांट है वो अलग है। तो बेसिकली जो फर्स्ट कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक स्पीसीज़ को डिफाइन करने का, वो उसका अपीयरेंस है, यानी मॉर्फोलॉजी। तो कोई एक आम आदमी के लिए भी अगर आप बोलेंगे कि 10 चीज़ें रखी हैं और बताइए इनमें से कौन कौन सी चीज़ें एक ग्रुप में रख सकते हैं, यानी स्पीसीज़ के ग्रुप में रख सकते हैं, तो वो पहले मॉर्फोलॉजी ही देखेगा, है ना। तो मॉर्फोलॉजी को देख करके और एक ग्रुप में उनको कैटेगराइज करना, यहीं से स्पीसीज़ की शुरुआत हुई, ठीक है। तो स्पीसीज़ के लिए जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए गए, क्या क्या दिए गए देखिए। अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीसीज़, अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सबको आपको नहीं पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें पहला था मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल को ही हम लोग बोलते हैं टाइपोलॉजिकल। टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, टाइपोलॉजी मतलब टाइप। तो ये किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट जो था गिवन बाय एरिस्टोटल एंड प्लेटो। एरिस्टोटल और प्लेटो ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक जैसे दिखने वाले, यानी एनिमल्स का या ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जिनका मॉर्फोलॉजी एक जैसा है, जिनका अपीयरेंस एक जैसा है, उनको हम लोग एक स्पीसीज मान लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा, मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म with similar morphology, ठीक है। एक जैसे अपीयरेंस, एक जैसी संरचना या मॉर्फोलॉजी वाले ऑर्गेनिजम्स का जब हम ग्रुप बनाएंगे तो वो एक स्पीसीज कहलाएगी, ये इन्होंने कहा। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक कॉन्सेप्ट
स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये किसने दिया? स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो है इट वाज गिवन बाय लिनियस, कैरोलस लिनियस हमारे जो थे, उन्होंने ही स्टैटिक कॉन्सेप्ट को दिया। इन्होंने ये कहा कि एक स्पीसीज के कैरेक्टर फिक्स होते हैं और वो कभी नहीं बदलते, मतलब म्यूटेशन या चेंजेस पॉसिबल नहीं है एक स्पीसीज के कैरेक्टर में। तो ये इन्होंने बात कही, मीन्स कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज, characters of species are fixed and not mutable, mutable यानी उनमें म्यूटेशन नहीं होगा, चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो कोई म्यूटेशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो कैरेक्टर्स जो है वो आपके क्या हैं? फिक्स्ड हैं। लेकिन बाद में जब इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया धीरे धीरे, तो अगर इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को हम देखें तो उसके हिसाब से डेफिनेशन गलत हो जाती है, क्योंकि स्पीसीज में अगर चेंजेस बिल्कुल नहीं होंगे तो वो कभी इवोल्यूशन करेगा ही नहीं, उसका इवोल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो इवोल्यूशन होने के लिए म्यूटेशन होना ज़रूरी है, यानी चेंजेस होने ज़रूरी हैं। तो इसीलिए तीसरा कॉन्सेप्ट लेमार्क ने दिया, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो ये किसने दिया? गिवन बाय लेमार्क, ठीक है, गिवन बाय लेमार्क। तो लेमार्क ने इसको दिया और इन्होंने क्या कहा कि स्पीसीज जो होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं, यानी चेंज हो सकती हैं, और यही चेंज उनके इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? स्पीसीज आर नॉट फिक्स्ड बट म्यूटेबल, इनमें म्यूटेशन हो सकता है, एंड रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन होने के लिए ये चीज़ आपकी क्या है? ज़रूरी है, ठीक है। देन आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है स्पीसीज का, उसकी बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो दिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया? गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, है ना। तो अर्नस्ट मेयर ने इसको दिया, ये थोड़ा सा मैं तो अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये कहा कि स्पीसीज इज ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल विच कैन इनब्रीड एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल चाइल्ड, यानी हम स्पीसीज ऐसे ग्रुप को मानेंगे जो लगभग सिमिलर होंगे, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनके बीच इनब्रीड हो सकता है, यानी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, और उस रिप्रोडक्शन से जो उनकी नई प्रोजेनी आएगी, ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, वो भी फर्टाइल और हेल्दी होने चाहिए, तब हम उस ग्रुप को स्पीसीज मानेंगे, ठीक है। यानी अगर सीधा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में देखें तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि एक स्पीसीज के क्रोमोसोम नंबर फिक्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के कैरेक्टर फिक्स होते हैं, इसीलिए एक स्पीसीज का क्रोमोसोम दूसरे स्पीसीज के क्रोमोसोम से कंबाइंड होकर के एक फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना। तो इसीलिए अगर वो एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं तो उनके क्रोमोसोम के डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ एक जैसे होंगे, और तब वो इंटरमिक्स हो सकते हैं और आसानी से इंटरमिक्स होकर के अगली जनरेशन में जाएंगे, अगली जनरेशन में वो प्रॉपरली बिहेव करेंगे ताकि अगली जनरेशन भी आपका क्या हो? फर्टाइल हो, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, जैसे बनाना। आप जानते हैं बनाना का प्लांट जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होता, वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीसीज कैसे डिफाइन करें, तो वो थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। लेकिन जो इनका कॉन्सेप्ट है यही सबसे ज़्यादा फॉलो होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर स्पीसीज को बिलोंग कर रहा है तो वो उसमें इनब्रीड करेगा और फर्टाइल चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलेंगे, ठीक है। अर्नस्ट मेयर जो हैं वो आपके एक एमरिटस प्रोफेसर हैं और इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। आज के 20वीं शताब्दी के डार्विन की उपाधि इनको मिली हुई है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया स्पीसीज का कॉन्सेप्ट। अब आइए इस स्पीसीज से जो हायर हमारी कैटेगरीज थी उनकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने अभी स्पीसीज देखा। अब जो हमारी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की थी कैटेगरीज की, पहले उसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो देखिए, सबसे बॉटम पे आपको क्या मिला था? स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज से आपके क्या बनते हैं? जीनस। फिर जीनस से आपका बनेगा ऑर्डर, सॉरी फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर आपका क्लास, देन फाइलम, ठीक है, एंड फाइनली किंगडम, ठीक है। ये हमारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की था, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने स्पीसीज की बात तो कर ली कि स्पीसीज क्या थे? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, जो इनब्रीड कर सकते हैं और एक फर्टाइल चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जीनस क्या है? जीनस को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जीनस क्या है हमारा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मिलती जुलती स्पीसीज का जो ग्रुप होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीनस। अब मिलती जुलती स्पीसीज क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो यानी लायन, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस, दैट इज टाइगर, पैंथेरा पार्डन, दैट इज लियोपर्ड। तो जो लेपर्ड्स आपके हैं, अब आप देखिए सबका जीनस सेम है, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। और ये हो गया आपका लायन, टाइगर, लियोपर्ड। अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन ये मिलती जुलती स्पीसीज हैं, तो ये एक ग्रुप में आ गई और एक जीनस बना ली। और जीनस क्या है? पैंथेरा। तो पैंथेरा जीनस में आपकी 3 अलग अलग स्पीसीज आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मिलती जुलती स्पीसीज यानी रिलेटेड स्पीसीज का जब ग्रुप बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? जीनस। अब इसी तरीके से और ऊपर के ऑर्डर पे चलते हैं, यानी ऊपर के टेक्सॉन पे फैमिली में आते हैं। तो फैमिली में क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, मिलते जुलते जीनस के आपके जो ग्रुप हैं वो आपके किस में आ जाएगा? फैमिली में। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली फेलिडी, ठीक है, फैमिली फेलिडी। तो फेलिडी क्या है? कैट फैमिली। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज कैट फैमिली। तो कैट फैमिली में अब सब आ जाएंगे। इसमें आपका फेलिस डोमेस्टिकस कैट भी आ जाएगी, फिर आपका पैंथेरा लियो लायन भी आ जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पर्डन, लियोपर्ड, ये सब आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो जो फेलिडी फैमिली है ये आपकी कैट फैमिली। इसी तरह से कैनिडी, कैनिडी फैमिली यानी डॉग फैमिली। डॉग की फैमिली को क्या बोलते हैं? कैनिडी बोलते हैं। तो डॉग की फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें, डॉग है, वुल्फ है, फिर जैकॉल है, ठीक है।
तो जितने भी मिलते जुलते एक जैसे हैं वो सब आपके इस फैमिली को बिलोंग करेंगे। तो धीरे धीरे देखिए डाइवर्सिटी बढ़ रही है, वैरायटी बढ़ रही है ना, क्योंकि ग्रुप बड़ा होते जा रहा है। अब इसी तरीके से जब आप ऑर्डर में आएंगे तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब मिलती जुलती फैमिलीज मिल करके क्या बना लेंगी, ऑर्डर बना लेंगी। एग्जाम्पल, ऑर्डर कार्निवोरा। अगर हम लोग ऑर्डर कार्निवोरा की बात करें तो इसमें ये दोनों फैमिली आ जाएंगी, यानी कैट फैमिली भी आ जाएगी और डॉग फैमिली भी आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों फैमिली मिल करके ऑर्डर कार्निवोरा में आ जाएगी, यानी फेलिडी और कैनिडी। ये दोनों फैमिलीज आपकी मिलकर के क्या बना लेंगी, ऑर्डर कार्निवोरा। इसी तरह प्लांट का एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, उसकी भी बात कर लीजिए। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आपकी कौन कौन सी फैमिली आ जाती है, सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली, जिसको समर वेजिटेबल फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेबल फैमिली, आलू आपके हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिलीज हो गई, ये सब ज़्यादातर इसी से आते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका कन्वोल्वुलेसी, जिसमें ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट आते हैं। तो सोलेनेसी और कन्वोल्वुलेसी ये फैमिलीज आपकी किस ऑर्डर में आ गई, पॉलीमोनियल्स में। तो इस तरह से मिलते जुलते फैमिलीज मिल करके क्या बना लेते हैं, ऑर्डर बना लेते हैं, तो ग्रुप और बड़ा हो जाता है। फिर देखिए क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड। रिलेटेड वर्ड हर जगह लिखना जरूरी है, क्योंकि मिलते जुलते होने चाहिए, बहुत डाइवर्स और डिफरेंट ग्रुप को आप एक साथ नहीं रख सकते, है ना। तो इसलिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। तो ऑर्डर मिल करके क्या बना लेंगे, क्लास बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास मैमेलिया। अब देखिए मैमेलिया क्लास में सभी मैमल आ गए, तो उसमें आपके कैट भी आ गए, डॉग फैमिली भी आ गई, ठीक है, ह्यूमंस भी आ गए, मंकीज सब आ गए। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। और उसके बाद फाइनली हम लोग फाइलम में आ जाते हैं, है ना। तो फाइलम को भी इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ठीक है। जैसे फाइलम कॉर्डेटा, एक एग्जांपल ले लें, अगर फाइलम कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में सभी कॉर्डेटा आपके आ गए, ठीक है। और फाइनली किंगडम, तो किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, जिसमें सभी आ जाएंगे, यानी किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो सभी एनिमल्स आ जाएंगे, किंगडम प्लांटी की बात करें तो सभी प्लांट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से सभी एनिमल, सभी प्लांट्स एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें सब आ जाते हैं। तो अब आप देखिए, आप स्पीसीज से शुरू किए थे, तो स्पीसीज में जो इंडिविजुअल थे उनके कैरेक्टर ज़्यादातर मैच कर रहे थे, उनके बीच ज़्यादातर मैचिंग कैरेक्टर थे। फिर आप जीनस में आए, तो जीनस में आने पे अब देखिए, अब इसमें लायन के साथ साथ टाइगर भी आ गया, तो लायन और टाइगर में डिफरेंसेस बढ़ गए, है ना, यानी मैचिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, मैचिंग प्रॉपर्टीज़ कम हो गई। फिर टाइगर और लेपर्ड, इनमें भी हो गया। फिर आप और बड़े ग्रुप में गए, अब आप पूरी फैमिली में आ गए, तो फैमिली में अब डॉग भी है, कैट भी है, तो डॉग और कैट में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। यानी जैसे जैसे हम लोअर टेक्सॉन से हायर टेक्सॉन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जैसे जैसे हम लोअर टेक्सॉन से हायर टेक्सॉन की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके बीच कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं, ठीक है, और डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि ऑन गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर टेक्सॉन, कॉमन कैरेक्टर्स आर गोइंग कीप ऑन डिक्रीजिंग, है ना, धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया हम लोग की कैटेगरीज की बात। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। चलिए, अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इट इज़ अ साइंस, इट इज साइंस टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का
जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की शुरुआत किसने की, कैरोलस लिनियस ने, है ना। नोमेनक्लेचर was started by कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने ही इसको स्टार्ट किया था, ठीक। और अपनी बुक, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो देखो, अब इनके ऊपर 2 सवाल पूछा जाता है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। कैरोलस लिनियस की एक किताब थी फिलोसोफिका बोटैनिका। तो फिलोसोफिका बोटैनिका में इन्होंने रूल्स बताए थे नोमेनक्लेचर के, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि नोमेनक्लेचर के रूल लिनियस ने किस किताब में लिखे थे, तो वो लिखा था फिलोसोफिका बोटैनिका में। लेकिन जब पूछेगा सबसे पहले साइंटिफिक नेम यूज़ कहाँ किया, वहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल लिखा, लेकिन नाम लिख करके लिखना जो शुरू किया वो उन्होंने सबसे पहले शुरू किया अपनी दूसरी किताब में, सिस्टेमा नेचुरी में, ठीक है। तो सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने पहली बार साइंटिफिक नाम को यूज़ किया था, लेकिन साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के जो प्रिंसिपल हैं, जो रूल्स हैं, वो उन्होंने किस में लिखा था, फिलोसोफिका बोटैनिका में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो चूंकि इन्होंने नोमेनक्लेचर को स्टार्ट किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक। इन्होंने 2 तरीके के नोमेनक्लेचर दिए। सबसे पहला जो इनका था नोमेनक्लेचर, वो क्या था, देखिए, जो फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड जो था नोमेनक्लेचर का, वो क्या था, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को हम कई नाम देते थे, ठीक है। मेनी नेम्स आर गिवन टू वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग कई नाम देते थे। तो इसके पीछे लिनियस का जो आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, वो बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था, इन्होंने ये सोचा कि अगर हम एक बड़ा नाम देंगे जिसमें कई अलग अलग शब्द होंगे, तो उस बड़े नाम से हम उस स्पीसीज के सभी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप साउथ इंडियंस का नाम जानते होंगे, साउथ इंडिया में नाम काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उसमें उस इंसान का अपना नाम होता है, उसका सर नेम होता है, उसके फादर का नाम होता है, उसके दादाजी का नाम, फिर उसके तहसील, गांव, पूरा जोड़ करके लंबा सा नाम होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कार्तिकेय दक्षिणामूर्ति तिरुचिरापल्ली सर्वकृष्णन राधा स्वामी अय्यर, है ना, तो लंबा नाम हो गया। उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी है, तो लंबा नाम है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि नाम इतने बड़े होंगे तो आप कितने साइंटिफिक नाम याद रख पाएंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इट वॉज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया। फिर इन्होंने दूसरा मेथड दिया, सेकेंड मेथड, जो कि काफ़ी हिट हुआ और आज भी हम इसी को फॉलो करते हैं, है ना। तो सेकेंड मेथड इनका क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग 2 नाम देंगे, ठीक है। ओनली 2 नेम आर गिवन टू 1 ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग 2 नाम देंगे, इसीलिए इसको नाम दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हिंदी में द्विनाम पद्धति बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ नोमेनक्लेचर के साथ साथ फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोला जाता है, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस आपके क्या हो गए, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 नाम देना है। अब 2 नाम में क्या क्या नाम होगा, देखिए, फर्स्ट नेम जो होगा वो होगा जेनेरिक एपिथेट। जेनेरिक एपिथेट यानी किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को, रिप्रेजेंट जीनस।
वो उस ऑर्गेनिज्म के जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जो पहला नाम होगा जिसको हम जेनेरिक एपिथेट बोलेंगे, ठीक है। और सेकंड नेम जो होगा वो होगा हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और स्पेसिफिक एपिथेट क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज को, रिप्रेजेंट स्पीसीज, तो ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जेनेरिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, है ना, इस तरह से दो नाम दिए गए। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप ह्यूमन की ही बात कर लीजिए तो ह्यूमन का साइंटिफिक नाम है होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस। तो अब इसमें होमो क्या है? जीनस। होमो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस। और सैपियंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में एक और नॉमेनक्लेचर जो है वो आपका प्रैक्टिस में है, और वो नॉमेनक्लेचर स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंगस पे अप्लाई होता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो वो नॉमेनक्लेचर हमारा क्या है? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने क्या दिया? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इन्होंने कहा कि दो नहीं बल्कि तीन नाम देने चाहिए। पहला दूसरा नाम तो रहेगा ही रहेगा, यानी फर्स्ट नेम जो होगा, फर्स्ट नेम वो जीनस का रहेगा, जेनेरिक एपिथेट ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड नेम स्पीसीज होगा, स्पीसीज होगा, लेकिन इसमें हम थर्ड नेम भी जोड़ेंगे, और थर्ड नेम क्या होगा? उसका सब स्पीसीज। अगर उस कैटेगरी में सब स्पीसीज है तो सब स्पीसीज के नाम को भी हम इंक्लूड करके उसका नाम बनाएंगे। तो इस तरह से जब नाम में तीन अक्षर हो जाएंगे, पहला जीनस का, दूसरा स्पीसीज, तीसरा सब स्पीसीज, तो ऐसे नॉमेनक्लेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि हक्सले यानी जूलियस हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने दिया था, ठीक। तो ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रूल हैं जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे अप्लाई होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिख पाते हैं, ठीक है। तो देखिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें देखना है। सबसे पहला रूल, नेम्स, जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, नेम्स आर ऑलवेज derived from Latin language, ठीक है। जो साइंटिफिक नेम होता है वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज से लिया जाता है, लेकिन ऑलवेज प्रिंटेड और रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। देखिए जो साइंटिफिक नाम है वो आपका लैटिन लैंग्वेज से आता है, लेकिन उसको लिखा या प्रिंट किया जाता है किसमें? इटैलिक्स में। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। दूसरा रूल क्या है? जीनस नेम, यानी जो जेनेरिक एपिथेट है, जीनस नेम इज ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, है ना। कैपिटल लेटर से जीनस नेम जो है वो आपका स्टार्ट होता है। एंड स्पीसीज नेम इज ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल
लेटर, ठीक है। तो ये स्मॉल लेटर से शुरू होगा, यानी जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे और स्पीसीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। चलिए तीसरा रूल क्या है, बोथ नेम शुड बी सेपरेटली underlined if it is hand written। अगर आपने हाथों से लिखा है यानी मशीन से प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि मशीन से जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में करते हैं, तब अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप हाथ से लिखते हैं साइंटिफिक नाम, तब ऐसे केस में दोनों नाम यानी जीनस और स्पीसीज का नाम अलग अलग अंडरलाइन होना चाहिए। जैसे अगर आप मैंगो का साइंटिफिक नाम लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। तो देखिए अब इसमें दो नाम है, ये जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया। जीनस नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, स्पीसीज का नेम हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो और दोनों को हमने क्या किया है, अलग अलग अंडरलाइन किया है। तो ये सही तरीका होता है, ठीक है। चौथा रूल, ऑथर नेम कैन बी रिटन इन abbreviated form after the name, after the scientific name। साइंटिफिक नेम के बाद जो ऑथर का नेम है वो आप एब्रिविएशन में लिख सकते हैं। जैसे मैंगो का नाम लिनियस ने दिया, तो अगर हम इसको लिखें मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो लिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिनियस को, ठीक है। तो इस तरीके से ऑथर का नाम लास्ट में इंक्लूड किया जा सकता है शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रिविएशन के फॉर्म में। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन इज करेक्ट नेम ऑफ मैंगो, और एक ऑप्शन आपको मिले मैंगीफेरा इंडिका और एक ऑप्शन मिले मैंगीफेरा इंडिका लिन, तब आप किसको टिक करेंगे? तो एक कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाती है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में याद रखिएगा, अगर दोनों नाम अलग अलग पूछ रहा है विच वन इज करेक्ट, तो आप इसको करेक्ट मानेंगे, है ना, क्योंकि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाम के साथ साथ ऑथर के नेम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये आपके रूल्स हो गए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। अब चलिए कुछ यूनिक बातें और हैं नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, छोटी छोटी, इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। चलिए देखिए, जैसे एक छोटा सा टॉपिक है टोटोनिम्स। टोटोनिम्स क्या होते हैं? पहली चीज, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू एनिमल्स। ये सिर्फ एनिमल्स पे अप्लाई होता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू एनिमल्स, है ना। टोटोनिम्स में क्या है? व्हेन जीनस एंड स्पीसीज नेम आर सेम। अगर जीनस और स्पीसीज नेम एक जैसे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रैट है, तो रैट का साइंटिफिक नाम है रेटस। रेटस, तो आप देखिए जो जीनस नेम है वही स्पीसीज नेम है, तो ऐसे कैटेगरी को क्या बोलेंगे आप? ऐसे कैटेगरी को टोटोनिम्स बोलेंगे। इसी तरह आपका कोबरा है, इंडियन कोबरा, तो इंडियन कोबरा का नाम होता है नाजा। नाजा, ठीक है। मंकी है तो मकाका। मकाका। तो इस तरीके से अगर जीनस और स्पीसीज नेम एक जैसे तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटोनिम्स। एक और इसी तरह का एग्जांपल है ऑटोनिम्स। ऑटोनिम्स। ऑटोनिम्स क्या होते हैं?
अगर ट्राइनोमियल नॉमिनलेचर में हम लोग जा रहे हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ट्राइनोमियल नॉमिनलेचर की बात की और उसमें बोला कि तीसरा नाम हम लोग इंक्लूड करते हैं सब स्पीसीज का। तो अगर ट्राइनोमियल नॉमिनलेचर में हम लोग हैं और ऐसे केस में स्पीसीज और सब स्पीसीज का नाम एक जैसा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनिम्स, है ना। तो व्हेन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज नेम आर सेम, अगर दोनों सेम है तब हम उसको ऑटोनिम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसान की बात करें तो होमो सैपियंस, सैपियंस ये इंसान का मॉडर्न नाम है, ये बात याद रखिएगा। अगर ये भी पूछ लेगा कि विच वन इज मॉडर्न नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग या विच वन इज साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तब आप याद रखिएगा होमो सैपियंस सैपियंस, अगर ये ऑप्शन में है तो ये ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए स्पीसीज और सब स्पीसीज एक जैसे हो गए, ठीक। इसी तरह दूसरा काऊ का लिखिए, बॉस इंडिकस इंडिकस, बॉस इंडिकस इंडिकस, ठीक है। तो जब स्पीसीज और सब स्पीसीज नेम एक जैसे होंगे तब उनको क्या बोलेंगे, ऑटोनिम्स, और जब जीनस और स्पीसीज एक जैसे होंगे तब क्या बोलेंगे, टॉटोनिम्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया नॉमिनलेचर। तो इसी के साथ टैक्सोनॉमी और नॉमिनलेचर हम लोग कंप्लीट किए, और इसके बाद 5th वीडियो जो ऑलरेडी मैंने बना रखा है वो है आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स पे, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टैक्सोनॉमी में मदद करती हैं, तो उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट से उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग सक्सेसिवली दूसरे चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।